मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपना आप बहुत कमजोर और थका थका सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये ऐसा यकीनन लगातार आराम ना करने और काम ज्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेजी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था क्योंकि मैं तैयार होने में काफी वक्त लेती थी, क्योंकि मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। लड़कों वाले कपड़े पहनकर खुद को बदलकर जब मैंने शीशे में देखा तो मैं हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती और नैन नक्श जूं के तू थे जो सबकी तवज्जो छीन लेते थे। मैं सर झटक कर भागी भागी घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने बहुत से मर्दों की चुभती और जायजा लेती नजरें खुद पर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि हमारे समाज में खूबसूरत मर्द भी सुरक्षित नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत को महसूस करके भी नजरअंदाज करना पड़ा था, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरी हालत ज्यादा न बिगड़ जाए, और मेरा डर उसी दिन सच साबित हो गया था जब मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मिचलाने लगा। मैं भाग कर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी और जो थोड़ा बहुत मैंने खाया पिया था वो सब निकल गया था। मैं निढाल सी एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। उस दिन मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी। मुझे छुट्टी बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिली थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंच गई थी। किस्मत से जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे और वो मेरी हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे भेस बदलकर काम कर रही हूं, मगर मेरा सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी दिन रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास ये आखिरी हल था, इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। बाबा मुझे देखकर गुस्से से घर से बाहर निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी ये हालत थकान और कमजोरी की वजह से हुई थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफी हद तक ठीक भी था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमजोरी क्यों होने लगी थी। न मेरा काम इतना ज्यादा थकान वाला था, न ही मैं खाने पीने की चोर थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले दिन मेरी हालत सुधरी हुई थी। मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाती पीती रही ताकि कमजोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था, मैं और आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी कर ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे और मैं घर से चली गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से अपनी तबीयत खराब सी महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निढाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिर सी गई। मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में घर गई थी जिसमें ना मैं काम कर सकती थी और ना ही आराम कर पा रही थी। न जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले बाकी लोगों में से एक रवि नाम का लड़का मेरा अक्सर ख्याल रखता था और मेरे पास ही रहता था। जब मैं इस हाल में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो रवि ने ही मेरा इलाज करवाया और मुझे दवा ला कर दी, जिसे खाकर मुझे आराम मिल गया था। लेकिन मेरी ये हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टियां लग जाती, चक्कर आते रहते, और अभी मैं खुद को डॉक्टर को चेक करवाने का सोच रही थी कि एक दिन काम के बीच ही मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरी जांच कर रहे थे। मुझे जागा हुआ पाकर डॉक्टर गंभीरता से मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपने बारे में बताया। तब डॉक्टर ने मुझसे सब सुनकर अजीब सी बात कही। वो बोले कि तुम्हारी जो हालत है इसे देखकर मुझे लगा कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी हो। फिर ये सब क्यों? मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात के बीच उन्हें टोककर उनसे सवाल किया कि मेरी हालत की वजह क्या है। हालांकि मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन से लगातार कमजोरियां, उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान होकर डॉक्टर को देखती रह गई। मेरा नाम आरती है। मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। मेरा घर कोई गरीबी में डूबा हुआ नहीं था। हम पहले अच्छे हालात में रहते थे, मगर कुछ साल पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे।
और हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे। माँ ने मेरे बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखती और खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरी यही खूबसूरती मेरी जरूरतों के आड़े आ रही थी। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नजरों में मेरे लिए दुस्साहस साफ नजर आने लगा था। मैं बाहर के मर्दों की अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाली नजरों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी। मगर मैं जानती थी कि ये कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत न करती तो मेरे बहन भाई घर में पड़े पड़े ही भूख से मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी होकर एक कोने में पड़ी रहती थी और उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने के बारे में सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं अपनी कम शिक्षा की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहां भी नौकरी के लिए जाती थी तो मेरी खूबसूरती सबकी तवज्जो छीन लेती थी और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर धक्के खा रही थी, मगर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं इज्जत से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था कि मैं तेजाब से अपनी ये खूबसूरती खत्म कर लूं, मगर मुझमें हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थकार कर मैंने अपने खानदान वालों से मदद मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी मदद न की। फिर मैं अपने बाबा के दोस्त के पास गई। वो हमसे अच्छा खाते पीते थे और उनके जवान बेटे भी अच्छी नौकरी करते थे। मैंने अंकल के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस खाकर मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना भी बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक दिन अचानक अंकल जी अपने बड़े बेटे रमेश के साथ हमारे घर आ धमके, और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से की उस सब से मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गिरी थी। अंकल जी ने अपने बड़े बेटे रमेश के लिए मेरा हाथ मांगा था और साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरे घर का खर्च भी उठाएगा। मैं सुनकर हैरान ही रह गई थी, क्योंकि रमेश मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था और अय्याश किस्म का लड़का था। उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों पत्नियों को शादी के कुछ महीने बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक देकर घर से निकाल दिया था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अंकल जी गए तो मेरे माँ बाप मुझे खुशनसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ मना कर दिया। मेरे मना करने ने मेरे माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल से मैं बहुत खुदगर्ज लड़की थी जो सिर्फ अपनी सोच रही थी। अपने माँ बाप के लान तान करने के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और बाबा के घर भी खबर पहुंचा दी कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ बाबा की तरह अंकल भी मेरे मना करने को खातिर में नहीं लाए थे। उल्टा मेरे बाबा को मुझे समझाने को कहा। मेरे बाबा मुझसे हर वक्त लड़ने लगे थे। मैं दिमागी दबाव में शामिल हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी कि ये रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फायदा है, क्योंकि रमेश बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटे बहन भाई की गरीबी भरी जिंदगी पर थक कर मैंने हामी भरी ही ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूंगी कि रमेश मेरे घर वालों को हर महीने खर्च हर हाल में देगा। जब मैं ये बात करने बाबा के दोस्त के घर पहुंची तो रमेश घर की पिछली तरफ गैलरी में खड़ा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने रमेश के मुंह से अपना नाम सुना तो मैं वहीं ठिठक कर रह गई, और जो बातें उस दिन मैंने रमेश की सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा जिस्म सनसना कर रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग आई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ मना कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे नखरों पर मुझे बातें सुना रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर बस रोती जा रही थी। रमेश साफ शब्दों में मेरा सौदा तय कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसकी पहली 2 पत्नियां अच्छे घर की थी, तभी उसका साथ देने को तैयार नहीं हुई थी। मगर उसके पापा के दोस्त की बेटी आरती यानी मैं जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मजबूर भी थी। वो मेरे घर वालों को हर महीने कुछ पैसे देकर मेरा मुंह बंद रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश करेगा। मैंने अपने माँ बाप को ये बात बता भी दी थी, मगर मेरी माँ उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगी। ऐसे इज्जतदार मर्द का क्या फायदा जो नशा करके अपने शौक पूरा करता रहे और उसके बच्चे भूख से मर जाएं। मेरे माँ बाप की नजर में ये काम बुरा नहीं था। वो अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि रमेश मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनकी सोच थी कि रमेश सिर्फ मुझे अपने से बड़े लोगों से मिलवाने का शौक रखता होगा। इस सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना भेष बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया।
मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई और मैं वहीं करीब किसी क्वार्टर में रहने लगी। उस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी पहचान छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत सबको पता चलने पर मुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी मुझे नौकरी करते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। मेरे चेहरे की खूबसूरती और लड़कियों वाला नक्शा सबको प्रभावित करता था। इस वजह से मुझे अक्सर लोगों ने किन्नर लड़की समझ लिया था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। और खुद को लड़का बनाने के बाद भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहां हो जाती थी। मगर मैं जानती थी ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। एक ना एक दिन मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनसे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा सकती और मुझे बहुत संभल संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए मुझे अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लोग बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वो सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर ही निकल जाते थे और रात गए बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें सिर्फ एक लड़का रवि था जो पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था। रवि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसका संबंध दूर दूसरे इलाके से था। वो खाते पीते घर का लड़का था। उसकी 3 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और वो इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वो किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक छुपे हुए क्वार्टर में रहने को सही समझा था। उसका कहना था कि वो आजाद रहना पसंद करता है और उसकी नजर में सिर्फ यहाँ रहना ही आजादी थी। मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे दूर दूर ही रहती थी और कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाएं तब जाऊं और उनके जागने से पहले ही वहां से निकल जाया करूं। मैं अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं संतुष्ट थी क्योंकि मुझे वहां रात गुजार कर कोई परेशानी नहीं होती थी। मगर काम पर जाकर मैं अब भी इन्हीं मसलों में घिरी हुई थी। मुझे बहाने बहाने से अक्सर काम को बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता। 1-2 बार तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया हुआ था, मगर मुझे हर वक्त डर सताता था। कभी मैं खुद को ना बचा पाई तो ना सिर्फ इज्जत जाएगी, बल्कि मेरी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था और अब तक तो मैं सुरक्षित थी। मुझे सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था और अब तक जो मैं सुरक्षित थी, उसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने ही सैलरी मिलते ही घर जाकर घर वालों को खर्च दिया। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हीं अंकल ने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे संबंध खत्म कर दिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आए ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर पल डर में गुजरता था। मेरा बाप मुझे बहुत बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि मैंने वो पैसे कहाँ से और कैसे कमाए। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस होस्टेज की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर अपने दोस्त से जाकर माफी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा अब भी यही चाहते थे कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं। शायद रमेश ने मेरे बाबा को कोई सपने दिखाए थे जिनकी वजह से वो बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार नहीं थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटे बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने में खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी जरूरत का सामान लेकर दे देती। इस सब से मेरी माँ की नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वो मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतजार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए खालिश दूध की बोतल खरीदकर मुझे हर बार साथ देती थी, ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई परेशानी बाकी नहीं रही और सब खुश रहने लगे हैं, मगर मेरी ये खुशी भी जल्द मिट्टी में मिल गई थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह सैलरी लेकर घर पहुंची और घर का सुकून तहस नहस देखकर उदास हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीजें उठा उठाकर फेंक कर सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी
कि न जाने अब क्या हो गया था। जब मैंने अपने बाप से उनके गुस्से की वजह पूछी तो उनके गुस्से से भरे जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाबा को यह बात किसने बताई थी, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की जॉब छोड़कर बाबा के साथ उनके दोस्त के घर जाऊं और उनसे माफी मांग लूं। मैं अब भी इस बात पर तैयार नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे कि वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकती थी, इस बार पहले दिन ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का लगातार चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने बनाकर टिफिन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। उसी दिन मैं वापसी जाते हुए सारे रास्ते रोती रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का समाधान करने की कोशिश करती है। मैं इतना बददिल हो गई थी कि अब सोच लिया दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इसी बार दिल्ली लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं अचानक की थकान और कमजोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ दिन तो अपनी हालत को नजरअंदाज किए रही थी, मगर जब मेरी हालत और खराब हुई और मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा था, क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होशो हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था कि मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों के सामने ना खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। और जब मैं एक दिन काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो मेरे लिए क्यामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ सालों से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी, और मेरे जिस्म में जहर बढ़ जाने की वजह से उसके असर दिखने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी। और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, मगर मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान रहने को कहा और ये भी समझा दिया कि अभी वो जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभल न सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था और अगर मैं सावधान रहूं तो बच सकती हूँ। मगर मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टियां ले ली और घर जाने की बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रवि नामी लड़के ने जब मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांग ली। वो भी फिक्रमंद हो गया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं रोज जो सब खाना पीना करती हूँ उन चीजों का लेबोरेटरी से टेस्ट करवाऊं, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस चीज में जहर दिया जा रहा है। उसकी सलाह का पालन करते हुए जब मैंने हर चीज का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो जहर उस दूध में था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे से शौकड़ रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने उसी दिन घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और इच्छाओं को दबाकर उन सब के लिए कमा रही थी और कई बार तो मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की यह हरकत मुझे पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देख कर रह गई। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई मुझे बताई थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ ये जहर कहाँ से ला सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे जहर दे रहा था। मैं और मेरी माँ परेशान बैठी थी। मैंने ख्याल आने पर अपने छोटे बहन भाइयों से सवाल किए तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा जिस्म बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी मेरे बाबा उसमें कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को ये सब करते देखा, मगर वो बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे बाबा घर आए तो मैंने उनसे जहर देने की वजह पूछी तो मेरे बाबा मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वो सच उगल गया। बाबा के दोस्त का बेटा रमेश मेरे मना करने के बाद से ही मेरे बाबा को भड़काने लगा हुआ था। वो मुझे जैसी मजबूर और खूबसूरत लड़की को गंवाना नहीं चाहता था। उसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाबा को बताया था और जब मैं तब भी हाथ न आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और बाबा ने मुझे वो जहर दिया ताकि मुझे जैसी बेटी पर बांध बांधा जा सके। मैं ये सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा। मैं अब और इन मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रवि ने मुझे जाता हुआ देखा तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी आभारी थी कि मैंने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी।
वो ये सब सुनकर मुझसे प्रभावित हुआ और मुझसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। और अब मैं रवि की पत्नी हूँ और हम दोनों कमाकर मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।